हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश के इस डेली करंट अफेयर्स Q&A वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स से क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही उनके क्या जवाब होंगे और उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स क्या रहेंगे। तो ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है, अमर्त्य सेन चेयर इन इनइक्वालिटी स्टडी नाम से एक नया अकादमिक पद का सृजन कहाँ किया गया? और सही जवाब है ऑप्शन बी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, पॉपुलरली नोन एज LSE, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। इसको पॉपुलरली जाना जाता है। ये लंदन में स्थित है, एक यूनिवर्सिटी है जिसे 1895 में इस्टेब्लिश किया गया था। और किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? ये फेबियन सोसाइटी थी उस समय। फेबियन सोसाइटी के जो मेंबर्स थे, सिडनी वेब, ग्राहम वॉलस, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ये सारे जो फिलोसोफर थिंकर थे, इन सब ने मिल के LSE की स्थापना की थी। और उसी LSE में जहाँ पे अमर्त्य सेन खुद भी एक समय में प्रोफेसर हुआ करते थे, 1971 से 82 तक वो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी के प्रोफेसर थे। अब इन्होंने इसको सम्मान देते हुए, इनको सम्मान के बताते हुए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने इनके नाम पर अब एक अमर्त्य सेन चेयर इन इनइक्वालिटी स्टडी नाम से एक नया जो अकादमिक पद का सृजन किया है। अमर्त्य सेन की बात करें तो 1998 में उन्हें जो है अर्थशास्त्र के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। उसके अलावा उन्हें 2012 में नेशनल ह्यूमैनिटीज़ मेडल से भी सम्मानित किया गया। फिलहाल वो थॉमस W लैमंट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और साथ ही इकोनॉमिक्स और फिलोसफी के भी प्रोफेसर है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। और अब आज का दूसरा सवाल, हाल ही में हुए आत्मघाती बम विस्फोटों के बाद किस देश ने देशव्यापी आपातकाल घोषित किया? और सही जवाब है ऑप्शन डी, श्रीलंका। श्रीलंका में, जैसा कि आप सब ने न्यूज़ में सुना होगा, देखा होगा कि ईस्टर पर्व के अवसर पर वहाँ पे लगातार बहुत सारे बम ब्लास्ट हुए और इन बम ब्लास्टों में 500 से अधिक लोग मारे गए हैं, उनसे भी ज़्यादा 520 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। उसमें लगभग 10 से 12 जो है इंडियंस भी है जो उसमें मारे गए उन बम ब्लास्ट में। और इसी बम ब्लास्ट को देखते हुए, जो एक सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था श्रीलंका में, उसको देखते हुए वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं सिरिसेना, उन्होंने अभी वहाँ पे देश भर में देशव्यापी आपातकाल इमरजेंसी को जो है लागू किया है। अगर श्रीलंका की बात करें तो प्रेसिडेंट है सिरिसेना, प्राइम मिनिस्टर है रनिल विक्रमसिंघे। और आपातकाल के साथ ही उन्होंने 23 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में भी उन्होंने मनाया। नेशनल मॉर्निंग डे के रूप में भी उन्होंने 23 अप्रैल को इसी बॉम्ब ब्लास्ट के में जो मरे हैं उनकी याद में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया 23 अप्रैल को। ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकता है। अगर हम मैप में देखें कि कहाँ कहाँ पे बम विस्फोट हुए हैं, तो ये अगर आप श्रीलंका का मैप है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3-4 चर्च में हुए थे, क्योंकि ईस्टर का पर्व था और आतंकवादियों ने जानबूझ के वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको जानबूझ कर उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया। और चर्च में जहाँ पे लोग उस दिन प्रेयर के लिए इकट्ठा हुए थे, उन सब पे जो है उन्होंने अटैक किया। और साथ ही ये सारे होटल्स हैं जहाँ पे हुआ, हज़ारों की तादाद में जो वहाँ पे पर्यटक जाते हैं, रुकते हैं, उन सबको एक तरह से अटैक किया गया था। और 500 से 700 के बीच पे लोगों की जो है वहाँ पे जान माल की क्षति हुई है। ये सारे होटल थे, किंग्सबरी होटल, सांग्रीला होटल, सिनेमा ग्रैंड होटल, इस सब में जो है ब्लास्ट किया गया था। और अब आज का अगला सवाल, नवंबर 2020 में वार्षिक G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही जवाब ऑप्शन बी, सऊदी अरब। वह जो G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है वो है 21 से 22 नवंबर 2020 को, और वो रियाद में ये सम्मेलन जो है वो वहाँ पे आयोजित किया जाएगा सऊदी अरब में। ये G20 की बात करें तो ये दुनिया की 19 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और यूरोपीय संघ यानी 90+ EU को अगर मिला दे, EU में जो 28 कंट्रीज़ है उनको एक माना गया है, तो 90+ EU 20, इसीलिए इसे G20 ग्रुप 20 नाम दिया गया है। इसका जो गठन हुआ था वो 1999 में हुआ था, जो कि पॉलिसी को लेके और फिनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके एक चर्चा, एक डिस्कशन के लिए एक प्लेटफॉर्म है G20। फिलहाल G20 के जो चेयरमैन है वो है शिंजो एब, जो कि जापान के प्राइम मिनिस्टर भी हैं। शुरुआत में अगर G20 नेशन के समिट की बात करें तो 2009 से 2010 के बीच में ये सेमी एनुअली मिलते थे।
लेकिन 2011 के बाद ये हर साल ही अब एक प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं, जो कि कैन समिट था 2011 में, और उसके बाद से ये हर साल ही ये G20 समिट होता है। और 2020 का जो G20 समिट होगा वो सऊदी अरब में होगा। और अब अगला सवाल, EIU के कैंसर की तैयारी सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ? सही जवाब है ऑप्शन बी, 19वां। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने दुनिया भर में कैंसर की तैयारी का सूचकांक 2019 ICP जारी किया है, और 28 देशों में इसको जो है लेके स्टडी की गई है। उनके से जो जुड़े जो फैक्ट्स मिले हैं, जो उनसे डेटा मिले हैं, उसके आधार पर ये रैंकिंग दी गई। ओवरऑल रैंकिंग में भारत 64.9 स्कोर के साथ 19वें स्थान पे है। वहीं नीति और नियोजन में भारत 17वें स्थान पर है। अगर इनकी तैयारी को देखें तो सबसे जो फास्टर जो प्रिपरेशन हो रहा है उस श्रेणी में भारत टॉप पे है। EIU की बात करें तो यह इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट 1946 में बनाई गई थी, और यह द इकोनॉमिस्ट ग्रुप का रिसर्च और एनालिसिस डिवीजन और ग्लोबल बिजनेस इंटेलिजेंस में ये वर्ल्ड लीडर के रूप में काम करता है। और अब आज का अगला सवाल, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? और सही जवाब है ऑप्शन डी, 24 अप्रैल को। देखिए, हर साल देश भर में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने का प्रतीक है, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। और इसी से ये जो है 3 टियर जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो शुरुआत हुई थी, 3 स्तरीय गवर्नेंस की जो शुरुआत हुई थी, वो पंचायती राज सिस्टम से ही हुई थी कि सेंटर है, स्टेट है और फिर लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो है। इसीलिए भारत में 3 लेयर का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है। और यह जो पंचायती राज को जो शुरू किया गया था वो 73वें संविधान के संशोधन से किया गया था, और जिसे लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 से। और इसी दिन को याद करते हुए इसी दिन से राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने का जो है फैसला लिया गया, जो 2010 से लगातार मनाते आ रहे हैं। इस साल ही इसकी शुरुआत हुई थी। पंचायती राज सिस्टम पे अगर आप नज़र डालेंगे तो यह त्रिस्तरीय ढांचे की स्थापना है, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और मध्यवर्तीय पंचायत या जिला पंचायत है। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। हर 5 साल में पंचायतों के नियमित चुनाव होते हैं। अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात पे सीटों का आरक्षण है। साथ ही पंचायती राज के तहत ही गाँव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना, वहाँ पे टॉयलेट की जो है निर्माण करना, कच्चे घरों को हटाकर पक्के घरों का निर्माण करना, ये सारा काम जो है, ये सारी जो व्यवस्था की गई वो पंचायती राज सिस्टम के तहत ही की गई थी। और अब आज का अगला सवाल, गृह मंत्रालय के मुताबिक देश भर के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 से जुड़ चुके हैं? सही जवाब ऑप्शन डी, 20। गृह मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 से जुड़ चुके हैं। इस नंबर पर संकट की घड़ी में कोई भी तत्काल सहायता मांग सकता है। इस योजना के लिए सरकार ने 321.69 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। आपको मैंने बताया था 112 के बारे में बहुत डिटेल में, नहीं आपने देखी है तो वो पुराने वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी पूरे देश भर में जो भी इमरजेंसी नंबर थे, चाहे वो 100 हो, 101 हो, 102 हो, इन सभी को, या महिला के हेल्पलाइन नंबर थे, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर थे, इस सभी को अब एक प्लेटफॉर्म पे ले आ गया। और 112 एक पैन इंडिया जो एक नंबर को निर्धारित किया गया कि आपको किसी भी तरह का इमरजेंसी है, आप 112 पे अगर आप कॉल करेंगे, आपको किसी भी तरह की इमरजेंसी सर्विसेज यहाँ से आपको अवेल कर दिया जाएगा। और अब आज का अगला सवाल, गरिया पूजा किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार है? और सही जवाब ऑप्शन बी, त्रिपुरा। त्रिपुरा में हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह पर्व चैत्र माह के अंतिम दिन से लेकर वैशाख महीने के 7वें दिन तक आयोजित किया जाता है। त्रिपुरी और रियांग जनजातियां इसे फसल के त्योहार के रूप में मनाते हैं। इस त्योहार में एक बांस के खंभे की फूलों और मालाओं से पूजा की जाती है, जो कि भगवान गरिया का प्रतीक होता है। जो इस साल जो गरिया पूजा मनाया गया वो 21 अप्रैल से त्रिपुरा में शुरुआत हुई है, और यह वहाँ पे मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। और अब आज का 8वां और अंतिम सवाल, संतोष ट्रॉफी 2019 का खिताब किसने जीता? और सही जवाब है ऑप्शन बी, सेना, या सर्विसेज भी इसे कहते हैं। कहीं कहीं आप पढ़ेंगे सर्विसेज, कहीं कहीं सेना। तो सर्विसेज या सेना की टीम ने पंजाब को
1-0 से हराकर संतोष ट्रॉफी खिताब 2019 जो है उसने जीत लिया है और यह छठी बार राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी को अपने कब्जे में लिया। यानी 6 बार इसने जो है सर्विसेज या सेना की टीम ने ये जो संतोष ट्रॉफी है, जिसे नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप भी कहते हैं, उस खिताब को जीता है। और सबसे बड़ी बात है कि उसने इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं गंवाया। सेना ने पिछला खिताब 2015 में इसी मैदान पर मेजबान पंजाब को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हराकर जीता था। संतोष ट्रॉफी की बात करें तो यह 1941 से लगातार हर साल ही भारत में आयोजित होता रहा है, जिसमें 31 टीम जो भी रैंकिंग में जो नेशनल फुटबॉल जो हमारा एक क्लब है वो जिस तरह से रैंकिंग देती है उसको मिला के 31 फुटबॉल टीम जो है इसमें पार्टिसिपेट करती है। ये जो नाम पड़ा था वो तब के जो इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे सर मनमाथनाथ रॉय चौधरी ऑफ संतोष, तो उसी संतोष के नाम पे ये संतोष ट्रॉफी जो है ये शुरुआत की गई। तो दोस्तों यही ख़त्म होता है आज का हमारा पहला सेगमेंट। हम बढ़ेंगे अगले सेगमेंट पे जहाँ पे मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका जवाब बताएंगे और साथ ही आपके लिए एक नया सवाल भी होगा। मैंने आपसे पूछा था कौन सा संगठन हर साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है, और सही जवाब है ऑप्शन बी, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर या रिपोर्टर्स सैंस बॉर्डर्स। मैंने इसके बारे में आपको पिछले 1-2 वीडियोज़ में बताया है कि इस बार का जो सूचकांक है उसमें भारत 140वें पोजीशन पे पहुंचा है, जो कि 2 पोजीशन नीचे गिरा है। पिछले साल यह 138वें पोजीशन पे था और ऐसा इसीलिए था कि रिसेंट टाइम में जिस तरह से पत्रकारों की यहाँ पे उन्हें धमकियाँ मिल रही है, उनकी जान माल को क्षति पहुँच रही है, उसके बाद से ये इंडेक्स में भारत 2 पोजीशन जो है नीचे लुढ़का है। और अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? आप अपने जवाब को हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। साथ ही आप अपने फीडबैक भी हमसे शेयर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग अधिक से अधिक इसे लाइक करें, शेयर करें। अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। करेंट अफेयर्स के और भी न्यूज़ को देखने के लिए आप हमारे जागरण जोश करेंट अफेयर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और देखते रहे जागरणजोश.com।